Assalamu alaikum second year. In today's lecture we are going to discuss about the thermoregulation in mammals. ठीक है, हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स में पढ़ा, फिर हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर पढ़ा। आज हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन स्पेसिफिकली हम लोगों ने मैमल्स के अंदर देखनी है कि किस तरह से होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा यहाँ पे अब क्या होता है, मैमल्स के अंदर कुछ उन्होंने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ बना दी हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैमल्स की भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ठीक है, ह्यूमन मैमल्स होते हैं या दूसरे अगर आप लोग बैट्स वगैरह को देख लें तो उनके डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा फिनोमिनास के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी लिहाज से उन्होंने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ बना दी हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ एंडोथर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोगों ने देखना है ना कि एंडोथर्मी के अंदर होता क्या, और उसके अलावा हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि एंडोथर्मी क्या होता है। एंडोथर्मी के अंदर वो एनिमल्स एंडोथर्मी वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एनिमल्स जो होते हैं विद इन नैरो रेंज जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। विद इन नैरो रेंज का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो 36 से 38 दिस इज़ कॉल्ड द नैरो रेंज। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो मैमल्स जो एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंडोथर्मी। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू कीप। जब एंडोथर्मी का ओरिजिन हुआ था बर्ड्स और मैमल्स के अंदर तो उससे क्या क्या फ़ायदे हुए थे। एक तो उसका मेटाबॉलिक रेट जो था वो हाई रहा। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होता है कि जब हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है बैलेंस में चलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑलवेज़ रहती है। ठीक है, सो दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड हैज़ एबिलिटी फॉर एडॉप्टेशंस। डेफिनेटली जब एनर्जेटिक रहेंगे तो उसके अंदर जो अडॉप्टेशंस की एबिलिटी है उसकी रेंज ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, असिस्टेड इन वाइड डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्सिफाइड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो मैमल्स हैं इट्स मीन कि ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड जो है एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंडोथर्मी है। एंडोथर्मी वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसकी मेटाबॉलिक रेट की वजह से और एडॉप्टेशंस की वजह से ये सबसे ज़्यादा एडॉप्टेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रेगुलेशन जो होती है ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है। ठीक है, दो चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, एक तो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, दूसरी हीट गेन और हीट लॉस। जब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है ना, फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। अगर देखें आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि हम अपने मेटाबॉलिक रेट को जो है वो फास्ट करें। ठीक है, जब वो फास्ट होता है तो उसके नतीजे में डेफिनेटली हीट प्रोडक्शन होती है। वो हीट प्रोडक्शन एक्चुअली में बर्निंग हो रही होती है, जिससे हमारी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं और वेट का जो होता है वो लॉस होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, एंडोथर्मिक जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करती है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे। ठीक है, कि कितनी हीट प्रोडक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, कितना टेम्परेचर है और उसको फिर मेंटेन किस तरह से करना है। सेकंड थिंग क्या है, हीट गेन कितना हो रहा है और हीट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड by increased muscle contraction by movements or shivering, so also called shivering thermogenesis। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं। अब क्या होता है कि अगर हमारी जब ये शिवरिंग कब होती है, शिवरिंग उस वक्त होती है जब हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उनकी कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो मूवमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कंट्रैक्टिव मूवमेंट्स हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस हीट को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्म मीन हीट और जेनेसिस मतलब प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। ठीक है, तो एक ये बात इसके अंदर होगी। उसके बाद है हार्मोन्स ट्रिगर द हीट। अब ये हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से हीट जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। अब मेटाबॉलिज्म किस किस तरह से जो है वो फास्ट हो रहा होता है। एक तो हमें पता चल गया कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की वजह से। दूसरा क्या होता है कि हार्मोन्स ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन, सो डू थायराइड हार्मोन्स एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब दूसरी तरीका क्या है हीट को प्रोड्यूस करने का, जो हार्मोन्स के ज़रिए से होती है। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं हीट की प्रोडक्शन को। ठीक है, तो जब हार्मोन्स के ज़रिए से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कुछ मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर ब्राउन फैट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ब्राउन फैट होती है वो भी सोर्स होता है रैपिड हीट प्रोडक्शन का। ठीक हो गया। In overproduction of heat, it is dissipated through the exposed body surface by increasing blood flow
और इवेपोरेटिंग कूलिंग। अच्छा, अगर अब ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, क्योंकि हम लोग एंडोथर्मी को डिस्कस करें, इट्स मीन कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब जब बहुत ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन हो रही होती है तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है अब उसने लॉस भी तो होना है ना। अब हीट गेन की है तो हीट का लॉस भी तो होना है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो एंडोथर्मिक रेगुलेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द हीट गेन एंड हीट लॉस। जब ये सब प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अगर ओवर प्रोडक्शन हीट की हो जाए तो हमारी जो बॉडी सरफेस होती है ना, ठीक है, उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के फास्ट होने की वजह से। फिर अगर तो ओवर प्रोडक्शन हीट की है तो उसी बॉडी सरफेस के ज़रिए से हीट का लॉस भी हो जाता है। या फिर एवेपोरेटिव कूलिंग, जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, एवेपोरेशन के ज़रिए से जो है वो हमारी बॉडी है वो हीट को लॉस करती है। नेक्स्ट है, in mammals it is observed that skin has been adopted as an organ of thermoregulation. Yes, you know very well that skin is also a organ of the body that help in थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। स्किन के जरिए से स्वेटिंग वगैरह जब होती है तो फिर वो भी एक थर्मोरेगुलेशन का फिनोमिना है। हम लोग ये पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में ये चीज़ें डिस्कस की थी हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर कोल्ड इन्वायरमेंट। अब हम लोगों ने देखना है कि कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट में किस तरह से है जो एंडोथर्मिक कंडीशंस या मैमल्स किस तरह से अपने आप को थर्मोरेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर तो कोल्ड इन्वायरमेंट है, कोल्ड इन्वायरमेंट की सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? प्रॉब्लम ये होती है उसकी कि डेफिनेटली टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो है तो उस कोल्ड इन्वायरमेंट में बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? हाई टेम्परेचर बाय हीट प्रोडक्शन एंड हीट कंजर्वेशन। प्रॉब्लम ये है कि लो टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर है तो बॉडी को रिक्वायर्ड है हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन करेंगे या फिर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो किस तरह से होता है। बाय शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, वही पहली बात जो हम लोगों ने देखी कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के ज़रिए से जब मूवमेंट होती है मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह की मूवमेंट से, उस वक्त ही ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है। या फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हार्मोन्स के ज़रिए से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड बाय ब्राउन फैट्स। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दूसरी है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तीसरी बात है ब्राउन फैट्स। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है हीट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली उसको कंजर्व करना फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट इज़ heat conservation mechanism. Mammals have mechanisms that regulate heat exchange with the environment, ठीक है। अब हमारी हीट जब प्रोड्यूस हो रही होती है ना तो हम कुछ हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंट को भी ट्रांसफ़र करते हैं हीट का, ठीक है। तो अब हीट को कंजर्व किस तरह से करना है, उसमें एक फिनोमिना आप लोगों ने पढ़ा था वेजो कंस्ट्रिक्शन, और इसी के ऑपोजिट एक फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं या जिसके वो नालियाँ जो होती हैं ब्लड की, ठीक है, कैपिलरीज, वो अपना सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, मतलब वो डायलेट कर देती हैं। डायलेट का क्या मतलब होता है? फैल जाना, ठीक है। जब वो फैल जाती हैं तो डेफिनेटली सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो उस वक्त हीट का लॉस होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ हो जाता है और हीट का लॉस होता है। अगर वही ब्लड की नालियाँ या ब्लड की कैपिलरीज वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है, सिकुड़ जाएं, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लें, तो डेफिनेटली हीट का लॉस जो होता है वो कम होता है और हीट लॉस होने की बजाय कंजर्व होती है, ठीक है। इस वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर हमने यही पढ़ना है। ब्लड फ्लो इज़ मिनिमाइज्ड इन ब्लड वेसल्स टू लॉस हीट। वही बात कि ब्लड का फ्लो कम से कम हो जाएगा जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स की। ऑन अ कूल डे a human's temperature may be several degrees lower in the arms and legs than in the trunk. ट्रंक बेटा कहते हैं जो हमारा धड़ होता है, ठीक है, उसकी निस्बत हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जिस्म जो होती है, बॉडी जो होती है, वो तो फिर भी एक नॉर्मल कंडीशंस में होती है, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है, लेकिन हाथ पाँव जो हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं। ऐसी बात है ना, हाथ पाँव जो हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं और वो कभी इट डज़ंट मीन कि हाथ पाँव के अंदर थर्मोरेगुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। बाकी हिस्सा बॉडी का वो बैलेंस रहता है, उसके अंदर थर्मोरेगुलेशन हो रही होती है, लेकिन हम कहते हैं हाथ पाँव ठंडे हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इट मीन्स कि हमारे हाथ और पाँव के अंदर थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं हो रहा होता, या वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, हीट का लॉस हो रहा होता है जिसकी वजह से हाथ ठंडे रहते हैं। ऐसा नहीं है।
असल में होता ये है कि जब हीट की प्रोडक्शन हो रही होती है तो बॉडी चाहती है, अगर फॉर एग्जांपल हीट की वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो बॉडी ये चाहेगी कि जिन जिन हिस्सों को ज़्यादा ज़रूरत है हीट की वहाँ हीट पहुँच जाए। अगर जिन हिस्सों को ज़रूरत नहीं है इतनी हीट की तो वहाँ ना भी पहुँचे तो खैर है, काम चल सकता है। इस वजह से बॉडी जो है हमारे ट्रंक को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है तो वहाँ तक हीट जाती है, और उसके बाद हमारे जो हाथ और पाँव वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ठंडे ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन तो हो रही है लेकिन वहाँ पे हीट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती, ठीक है, वहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। समझ आ गई मेरी बात की? इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं हम लोग। On a cool day, a human's temperature may be several degrees lower in the arms and legs than in trunk, where the most vital glands are situated. ठीक है, most land mammals respond to cold by raising their furs. अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक ये नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंड मैमल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर, उनके ऊपर फर वगैरह लगी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग फीदर भी कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खड़े अपने बालों को कर लेते हैं, बाल भी जो होते हैं, ठीक है, तो पाइलो इरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट को हवा से एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, देयर बाय ट्रैपिंग द थिकर लेयर ऑफ स्टील एयर। वही बात मैंने आपको अभी बताई कि जो एयर की लेयर होती है एयर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से हीट को इंसर्ट करते हैं। इट एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल्स स्किन एंड द सराउंडिंग्स। इसका एज ए गुड इंसुलेटर, ये क्या पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि वो जो फर बनी होती है बालों की, या बहुत वो मोटी सी बाल खड़े होते हैं, खाल खड़ी होती है, ठीक है, जो फर होती है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है। वो क्या करती है, वो जितनी मोटी उस फर की लेयर होगी वो उतनी ज़्यादा हीट की ट्रांसफ़र नहीं होने देती इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब जो बॉडी की हीट प्रोडक्शन है वो बॉडी के अंदर ही रहती है, वो बाहर जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती, ठीक है, वो इसलिए एज ए इंसुलेटर काम करती है। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन द लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन एज इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट हीट लॉस। एक और बात ये है कि हमारी जो स्किन होती है ना, ऊपर बिल्कुल आउटर स्किन की जो लेयर होती है उसके नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, बड़ी मोटी लेयर होती है। वो जो फैट की लेयर होती है ना वो भी एज ए इंसुलेटर काम करती है और हीट की लॉस जो है वो स्किन से बाहर या सराउंडिंग्स में नहीं होने देती, ठीक है। Similarly, marine mammals such as whales and seals inhabit much colder water than their body temperature, ठीक है, have a very thick layer of insulating fat called the blubber which is under the skin। जो मैरीन मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एक ब्लबर की लेयर होती है स्किन के नीचे, ठीक है, जो कि एज ए इंसुलेटर काम करती है। ये था आज का लेक्चर कि किस तरह से होती है मैमल्स के अंदर, ठीक है, ये थर्मो रेगुलेशन। अल्लाह हाफिज़।